हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली कक्षा में बीएसटीसी के हिंदी के सिलेबस के बारे में हमने बात किया था। आज हम भाषा का सामान्य परिचय हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के जो रूप थे वो 4, वो भी हमने अध्ययन कर लिया था। फिर भाषा के प्रकार के बारे में हमने देख लिया था। आज हम हिंदी के अंतर्गत पहला जो हमारा टॉपिक है बीएसटीसी के अंदर वो है वर्णमाला। उससे संबंधित हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है वर्णमाला। पहला टॉपिक जो है वो है वर्णमाला। ये वर्णमाला या फिर इसको हम कह सकते हैं वर्ण विचार। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? वर्ण विचार। वर्णों के बारे में हम क्या करेंगे? विचार करेंगे कि कौन सा वर्ण क्या होता है, कौन से वर्ण को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले वर्ण विचार जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले जो ये शब्द लिखा हुआ है वर्णमाला, इसका मीन्स हमें पता होना चाहिए कि वर्णमाला क्या है या वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखेंगे वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या कहा? डेफिनेशन क्या है वर्णमाला की? कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम जहां पर हो उसी को क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आगे हम बात करें वर्णमाला के अंतर्गत जो शब्द है वो है वर्ण। अब वर्ण की परिभाषा क्या होती है? कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सकें, जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सकें, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। यानी वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसके दोबारा टुकड़े न हो सके क्या कहलाती है? वर्ण। समझेंगे डेफिनेशन? लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। यह वर्ण की डेफिनेशन है कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ण। यानी ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसके आप दोबारा टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो वर्णमाला की डेफिनेशन समझ में आ गई। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। हमने यहाँ वर्ण की डेफिनेशन देखी कि लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके दोबारा टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। आगे हम बात करते हैं वर्णों का प्रकार। वर्ण के अंतर्गत हम बात करें बच्चों तो वर्ण जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन।
वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो यहां पर हम बात करें स्वरों की। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? स्वरों के बारे में, कि स्वर क्या है और स्वर किसे कहते हैं। तो स्वरों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिनका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु में अवरोध नहीं होता। वायु में क्या नहीं होता? अवरोध। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से वायु निकलती है। क्या निकलती है? वायु। उस वायु के अंतर्गत जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी? वायु। उस वायु में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो। जब वायु के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में वायु में अवरोध नहीं होता, उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? स्वर। जिनका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण हो उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। ये डेफिनेशन किसकी है? स्वर की। ध्यान रखना, डेफिनेशन देखते हैं। पहले नंबर पर स्वर। मुख से उच्चारित वे ध्वनियां मुख से उच्चारित वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु में अवरोध नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि मुख से उच्चारित वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में या जिनका उच्चारण करते समय वायु में क्या नहीं होता? किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता। अर्थात जिनका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण होता है, अर्थात जिनका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में क्या नहीं हो? अवरोध नहीं हो। यानी जिनका हम उच्चारण करें तो उसमें जो वायु है वो बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकल जाए, किसी प्रकार की वायु में रुकावट नहीं हो, या जिनका स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारण होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ये तो हुई किसकी डेफिनेशन? स्वर की। अब हमें पता है कि वर्ण दो प्रकार के, एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो हम यहां अगर बात करें कि स्वरों के उच्चारण में वायु में अवरोध नहीं होता, अब हम व्यंजन की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इस डेफिनेशन को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में अवरोध होता है, जिनके उच्चारण में वायु में क्या होता है? अवरोध होता है। जिनके उच्चारण में वायु में अवरोध होगा उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अब जब आप ये कह रहे हो कि वायु में क्या होता है? अवरोध होगा, तो फिर बोलेंगे कैसे? अवरोध होने पर हम उच्चारित कैसे करेंगे? तो इसके लिए समझना कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में अवरोध तो होता है किंतु वह अवरोध स्वरों की सहायता से दूर हो जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जो स्वरों की सहायता से बोली जाएगी वो क्या है? व्यंजन है। और जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होगा
किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होगी, वह ध्वनियां क्या है? स्वर। ये हमने स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन हमने समझी। लेकिन पहले बच्चों हम सब पहले स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। पहले स्वरों का वर्गीकरण, किस स्वर को किस नाम से जाना जाता है और स्वर कितने हैं और उनके क्या क्या भेद हैं, इसके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। उसी के बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो हम स्वरों में चलते हैं। ये स्वर की डेफिनेशन है। इसके बाद में ध्यान रखना स्वरों की संख्या। तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी याद रखनी है बच्चों? 11। कितनी याद रखनी है? 11। यानी स्वरों की संख्या कोई पूछे तो कितनी है? 11 है। कौन कौन से देखेंगे? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। यानी कि आप इनको याद रखना। बहुत सारे बच्चे उच्चारण पे करते हैं तो इसको भी ए बोलते हैं, फिर इस वाले को भी ए बोल देंगे। ये ए है और ये आई है, ये ओ है, ये औ है। यानी कि आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। छोटी एडी है और ये बड़ी एडी है। ये छोटी औरत है और ये बड़ी औरत है। समझ में आ गया? अब यहां बात करें तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी बताई? 11 बताई। और हमने स्वरों की परिभाषा, ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से समझना बच्चों। तो स्वरों की परिभाषा में हमने ये लिखा है, क्या लिखा है? कि जिनके उच्चारण में वायु में अवरोध नहीं होता, जिनका उच्चारण करते समय वायु में किसी प्रकार की कोई रुकावट या कोई अवरोध नहीं हो, वही ध्वनियां क्या है? स्वर है। तो इस चीज को समझें। अब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं कि वाकई में जो परिभाषा में लिखा हुआ है क्या वो सत्य है। देखते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। यहां पर जब मैंने इनका उच्चारण किया तो ये अनुभव किया कि यहां पर ये जो री वर्ण है, कौन सा वर्ण? री वर्ण। इस री वर्ण के उच्चारण में वायु में घर्षण हो रहा है। घर्षण का मतलब जब हम री बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से जो वायु निकल रही है उस वायु में घिसना हो रहा है, घर्षण हो रही, घिस रही है वायु। इस कारण कुछ विद्वानों ने क्या किया? इस री को स्वर नहीं माना। कुछ विद्वानों ने इस आधार पर इस री को क्या नहीं माना? स्वर नहीं माना। अब स्वर नहीं माना बच्चों, तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? स्वरों की संख्या हो गई 10। कितनी संख्या हो गई? 10। किस आधार पर? इस री को उच्चारण में क्या हो रहा है? वायु में अवरोध हो रहा है। इस आधार पर कुछ विद्वान क्या करते हैं? इस री को स्वर नहीं मानते। अब री को स्वर जब नहीं मानेंगे, यानी कि री को स्वर नहीं माना, तो फिर हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिन्होंने कहा था कि वायु में अवरोध नहीं होता, उन्होंने 11 बताया। समझ रहे हो? फिर इसकी प्रतिक्रिया हुई, इसके बारे में देखा गया कि उच्चारण करके देखें तो ये पाया कि री के उच्चारण में अवरोध है। तो फिर कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, एक शब्द है मात्रा। ये मात्रा क्या होती है? मात्रा जानते हो? मात्रा कहते हैं वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा की डेफिनेशन क्या है? वर्णों के उच्चारण में लगने वाला जो समय है
वही क्या कहलाता है, मात्रा। और मात्रा के लिए कहा जाता है ये जो मात्रा है वो केवल स्वरों की है। मात्रा केवल किसकी होती है, स्वरों की, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। अब जब व्यंजनों की मात्रा नहीं होती तो ये जो री वर्ण है क्या इसकी मात्रा है या नहीं है, इस री की मात्रा होती है नहीं होती। जैसे इस री वर्ण की मात्रा, जैसे क लिखा, ये किसकी मात्रा है, ये री की तो मात्रा है। जैसे मैंने लिखा पृथ्वी, अब ये प जो है, इस प के अंदर जो मात्रा लगी हुई है ये किसकी मात्रा है, ये री की मात्रा है। और जिस भी वर्ण की मात्रा होती है वह स्वर है। ऐसा हम कहते हैं कि स्वरों की ही क्या होती है, मात्रा। और इस आधार पर, इस री की मात्रा होने के आधार पर इस री वर्ण को क्या माना जाता है, स्वर माना जाता है। और यहां पर मात्रा के आधार पर ध्यान देना, बात को समझना, इसी आधार पर इस री को क्या मान लिया, स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। तो हिंदी भाषा में जो स्वर है वो कितने हैं, 11 है। कंप्लीट है। इसे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। देखते हैं, यहां पर नोट डाल के लिखेंगे। कुछ विद्वान री को, कौन से वर्ण को, री वर्ण को, री वर्ण को स्वर नहीं मानते। री वर्ण को स्वर नहीं मानते क्योंकि री के उच्चारण में, क्योंकि री के उच्चारण में वायु में, क्योंकि री के उच्चारण में वायु में अवरोध होता है। आगे बात समझ में, कुछ विद्वान री वर्ण को स्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि री के उच्चारण में वायु में क्या होता है, अवरोध होता है। अवरोध यानी रुकावट होती है। आगे देखना, किंतु री वर्ण को, किंतु री वर्ण को स्वर मानना चाहिए। स्वर मानना चाहिए, किंतु री वर्ण को स्वर मानना चाहिए, क्योंकि री वर्ण की, क्योंकि री वर्ण की मात्रा होती है। क्योंकि री वर्ण की क्या होती है, मात्रा। और देखेंगे और क्योंकि री वर्ण की मात्रा होती है और मात्रा सदैव, मात्रा सदैव स्वरों की ही होती है। मात्रा किसकी होती है, स्वरों की। मात्रा केवल किसकी होती है बच्चों, स्वरों की। इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना।
हमने यहां पर देखा, बात को पूरी समझिए। हमने कहा कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी? 11। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, हमने 11 वर्ण लिखे। फिर हमने देखा कि जो कुछ विद्वान हैं वो क्या नहीं करते, जो री वर्ण है, यहां पर हमने लिखा कि कुछ विद्वान क्या करते हैं, हाँ, कुछ विद्वान क्या कर रहे हैं कि री वर्ण को स्वर नहीं मानते। कुछ विद्वान री को क्या नहीं मानते? स्वर नहीं मानते। जैसे कि यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है, कुछ विद्वान री को क्या नहीं मानते? स्वर नहीं मानते। क्योंकि री के उच्चारण में वायु में क्या होगा? अवरोध होगा। री के उच्चारण में वायु में क्या होता है? अवरोध होता है। किंतु री वर्ण को क्या मानना चाहिए? स्वर मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि री के उच्चारण में या री वर्ण की मात्रा होती है। री वर्ण की क्या होती है? मात्रा। और मात्रा केवल किसकी होगी? स्वरों की। कंप्लीट है। इस आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आगे हम बात करते हैं हम बात कर रहे थे मात्रा की। ये मात्रा क्या है? तो देखेंगे वर्णों के उच्चारण में लगने वाला, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में यानी कि बोलने में जो समय लगता है, किसी भी वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, उस समय को ही क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। समझ में आ गया? तो मात्रा हम कहते हैं, तो हमने कहा कि मात्रा जो है वो केवल किसकी होगी? स्वरों की। ध्यान रखना। आगे देखते हैं, मात्रा केवल स्वरों, ध्यान रखना इस चीज को, मात्रा केवल किसकी? स्वरों की होती है। मात्रा केवल स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं। ध्यान रखना, व्यंजन की नहीं। व्यंजन की नहीं। मात्रा किसकी होगी? स्वरों की। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन तो अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजन को क्या कहा जाता है? अर्धमात्रिक। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। अब हम यहाँ मात्राएं देख लेते हैं, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मात्राओं के बिना ज्ञान के आप संधि नहीं पढ़ सकते। जैसे हम शब्दों के टुकड़े करेंगे संधि के अंतर्गत, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ई की मात्रा कैसे लगेगी, री की मात्रा कैसे लगेगी, या यहाँ पर कौन से वर्ण में किसकी मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मात्राओं के बारे में कि हमने कहा मात्राएं केवल स्वरों की होती है और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात और देखिएगा आप सब मित्रों, कि देखिए जो स्वर है, हमारे पास स्वर है 11। कितने स्वर हैं? 11 स्वर। हम देखते हैं 11 स्वर कौन कौन से? आ ई उ री ए आई ओ औ। ये 11 हमारे पास क्या है? स्वर है। हम यहां पर मात्रा देख रहे हैं कि किस वर्ण की कौन सी मात्रा होती है। तो यहां समझिएगा, ये जो अ वर्ण है,
यहां पर हम देखें तो इस अवर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे आप उदाहरण के लिए क लिखते हैं, इसमें मात्रा नजर आ रही है क्या आपको? मात्रा आ रही है, क में नहीं आ रही, यानी कि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो वह स्वर कौन सा है? अ। ऐसा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। समझ में आ गया? जैसे हमने लिखा का, इसे आप हटाई दें ताकि आपको याद रहे कि इस अ की कोई मात्रा नहीं है, इस अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे यहां खाली छोड़ दें तो आपको ये याद होगा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये किसकी मात्रा हो गई? आ की। फिर इसके बाद में हम बात करें अगले वर्ण पर, ई की मात्रा कैसे लगती है? छोटी ई की मात्रा, फिर यहां पर बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ और ये बड़ा, ये री की मात्रा, ए की मात्रा, फिर आई की मात्रा डबल, और ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो अ के अलावा सभी स्वरों की क्या होती है? मात्रा होती है। जब अ की मात्रा नहीं होती तो यहीं से ध्यान रखना, प्रश्न कैसे पूछ सकता है? पहला प्रश्न तो मैंने क्या बताया आपको कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो कौन सा स्वर बताना है? अ। कंप्लीट है। अब इसी प्रश्न को वैसे पूछ लेगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। क्या पूछा? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने हुए? मात्रा के आधार पर जब अ को हटा देंगे तो स्वरों की संख्या कितनी बच गई? 10। ध्यान रखना, सामान्यतः 11 है, लेकिन इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लें कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है? 10 बतानी। कंप्लीट है। लिखते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं। हमने लिखा कि मात्रा क्या होती है? स्वरों की होती है। यहां तक हम लिख चुके हैं। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। आगे देखते हैं। अ स्वर की, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अतः मात्रा के आधार पर, अतः मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। ध्यान रखना, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जब अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती तो मात्रा के आधार पर जो स्वर है उनकी संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। समझ में आ गया? कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं स्वरों में ही। स्वरों में ही हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने स्वरों का सामान्य परिचय देखा है कि स्वर कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। हर जो 11 स्वर हैं उनको अलग अलग नाम पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर अलग नाम दिया, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर अलग नाम दिया, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अलग नाम दिया, ओष्ठाकृति के नाम पर अलग नाम दिया स्वरों के। तो पहले हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। यहां पर हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण की। स्वरों का
वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में हम बात करें स्वरों के वर्गीकरण में हम बात करें तो पहला भेद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। यह उत्पत्ति से मतलब क्या है कि जो वर्ण आए हैं, यानी कि स्वर जहां से आए हैं, इनकी जो उत्पत्ति है उसके आधार पर स्वरों के कितने भेद? तो स्वरों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? दो भेद। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों के भेद बताए वो दो बताए। इसमें पहले नंबर पर है मूल स्वर। पहला कौन सा है? मूल स्वर। और नंबर सेकंड पर है संधि स्वर। पहला तो है मूल स्वर और दूसरा कौन सा है? संधि स्वर। अब उत्पत्ति के आधार पर हम बात करें स्वरों के वर्गीकरण की, तो यहां पर समझिएगा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो पहला मूल स्वर लिखा और दूसरा संधि स्वर लिखा, ये मूल स्वर क्या होते हैं और संधि स्वर क्या होते हैं समझिएगा। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत इजी वे में याद रखना है, रटना कुछ भी नहीं है, ओनली समझते हुए हमें चलना है। रटने की आदत छोड़ दें। हाँ, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। रटना नहीं है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप उंगलियों में हिंदी याद हो जाएगी। बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से आपको हिंदी की व्याकरण की जितने भी भ्रांतियां आपके मन में है वो सब दूर हो जाएगी। यहां पर हम बात करते हैं, हमारे पास स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11। अब उन 11 स्वरों में से ऐसे स्वर जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, बात को समझ लेना सीधा सीधा, जिनका आप विभाजन या विच्छेद नहीं कर सकते, वो सब स्वर मूल स्वर हैं। 11 स्वर में से जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, देखो कैसे? जैसे अवर्ण लिखा, इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? अ के टुकड़े नहीं हो सकते। तो जिन स्वरों के टुकड़े नहीं होंगे वह सभी स्वर क्या है? मूल स्वर। कंप्लीट है। अब दूसरा शब्द कौन सा है यहां? संधि स्वर। कि ऐसे स्वर, संधि का मतलब ही क्या होता है? मेलिया मिलना। संधि का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? मेलिया मिलना। अरे किसका मिलना? वर्णों का मिलना। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो यहां हम समझेंगे कि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो तो मूल स्वर हैं, और जिनके टुकड़े हो सकते हैं वो क्या है? संधि स्वर। समझ में आ गई बात? तो यहां हम देखते हैं मूल स्वर में अ लिखा, इसके बाद में ई, इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते, उ और री, इन चारों वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी में जो 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों में से इन चारों स्वरों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, और ये चारों स्वर क्या हैं? मूल स्वर। कंप्लीट है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा दूसरे नंबर पर आता है संधि स्वर। संधि स्वर की हम बात करें तो मैंने कहा कि जिनके हम क्या कर सकते हैं? टुकड़े कर सकते हैं। जिन स्वरों का विभाजन या विच्छेद हो सकता है उन्हें ही क्या कहेंगे? संधि स्वर। देखते हैं, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए आई, ओ औ, ये क्या है? संधि स्वर। यानी जिनके टुकड़े हो सकते हैं वो सभी स्वर क्या कहलाएंगे? संधि स्वर। और जिनका विभाजन या विच्छेद
नहीं हो सकता वो क्या कहलाएंगे? मूल स्वर। यानी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपके सामने? 7। मूल स्वर कितने हैं? 4 और संधि स्वर कितने हैं? 7। कंप्लीट है। मूल स्वरों की संख्या कोई पूछे कितनी है? 4। संधि स्वर कोई पूछे कितने हैं? 7। और 7 और 4 कितने हो गए? 11। ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। आगे देखते हैं। नंबर 2 रचना एवं बनावट के आधार पर। रचना एवं बनावट के आधार पर। यहां दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं, रचना एवं बनावट के आधार। पहला हमने किसके आधार पर देखा? उत्पत्ति के आधार पर। फिर हमने किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर बच्चों हम बात करें स्वरों की, हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत रचना और बनावट में हम देखें तो स्वरों के वही 2 भेद, स्वरों के 2 भेद हैं। पहले नंबर पर आता है मूल स्वर और दूसरे नंबर पर आता है संधि स्वर। अब आप कहोगे सर वही चीज जो उत्पत्ति में थी वही रचना और बनावट में भी आ गई। अरे रचना और बनावट का मीन्स क्या होता है? रचना और बनावट का मतलब क्या है? निर्माण, बनना। तो जिनके विभाजन या विच्छेद नहीं हो सकता वो सब स्वर क्या है? मूल स्वर। जिनका विभाजन या विच्छेद नहीं हो सकता वही तो मूल स्वर है। और जिनका विभाजन या विच्छेद हो सकता है वो क्या है? संधि स्वर। सर ये बात तो वही बता दी, फिर यहाँ क्या नया है? यहाँ देखिए आगे क्या नया है, देखते हैं। हमने पढ़ा था कि मूल स्वर कौन कौन से बताए आपको? अ, ई, उ, री। ये 4 स्वर क्या है? संधि स्वर, मूल स्वर। और संधि स्वर में लिखा आ, बड़ी ई, दीर्घ उ, फिर इसके बाद में ए आई, ओ औ। कंप्लीट है। अब यहां देखिए, ये जो संधि स्वर है हमने कहा था कि इनका विभाजन हो सकता है, तो हम विभाजन करके देखेंगे। देखिए ये जो आ है इसका विभाजन होता है अ धन अ, जानते हैं सभी। इस ई का विभाजन होता है ई धन ई, इस उ का विभाजन होता है उ धन उ। बात को समझना। हाँ, आ का विभाजन किया तो अ धन अ, ई का विभाजन किया तो ई धन ई, उ का विभाजन किया तो उ धन उ, ए का विभाजन किया अ धन ई। ध्यान देना। इसी प्रकार ऐ का विभाजन किया तो अ धन ए, क्या आएगा? अ धन ए। इसी प्रकार ओ का विभाजन किया तो ओ किससे बना है? अ में ओ की मात्रा, उ की मात्रा। अ में किसकी मात्रा? उ की मात्रा। क्या आएगा? अ धन उ। और औ किससे बना? अ धन ओ से। अब ये हमने देख लिया कि मूल स्वर और संधि स्वर। यहां संधि स्वर के हमने टुकड़े कर दिए कि आ किससे बना है? अ धन अ से बना। ई किससे बना? ई धन ई से बना। उ किससे बना? उ धन उ से बना। और ए किससे बना है? अ धन ई से बना है। इसी प्रकार ऐ किससे बना? अ धन ए से बना है। ओ वर्ण किससे बना? अ धन उ से बना। और औ किससे बना है? अ धन ओ से बना है। अब यहां पर समझिएगा, ये जो संधि स्वर और मूल स्वर ये तो हम उत्पत्ति के आधार पर भी देख चुके थे। अब यहां पर जो नया है वो देखिए कि जो संधि स्वर है इसके भी 2 भेद हैं। संधि स्वर के भी कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। समझिएगा इसको।
हाँ देखिए, ये जो संधि स्वर है इसके भी दो भेद देखेंगे हम। यहां पर देखते हैं, संधि स्वर के दो भेद। तो इसमें पहले नंबर पर आता है मूल, शब्द पे ध्यान देना, मूल संधि स्वर। मूल संधि स्वर कौन सा स्वर है? मूल संधि स्वर। और एक होता है संयुक्त संधि स्वर। मूल संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। यहां पर कौन कौन सा वर्ण इसमें आएगा ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो रचना और बनावट के आधार पर जो स्वर थे उसके दो भेद थे, मूल स्वर और संधि स्वर। फिर संधि स्वर के भी दो भेद हमने बता दिए, मूल संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। यहां पर कौन सा वर्ण आएगा वो देखिए कि यहां पर हम बात करें मूल संधि की। यहां तो शब्द है मूल स्वर और यहां शब्द है मूल संधि स्वर। हमारे पास संधि स्वर हैं 7, इनका हम विभाजन कर चुके हैं। इनमें से देखिए कि ऐसे स्वर जिनके टुकड़े समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है जो समान वर्णों के मेल से बने हैं। ऐसे स्वर जो समान वर्णों के मेल से बने हैं वह कहलाते हैं मूल संधि स्वर। देखें, ये आ किससे बना है? अ प्लस अ, दोनों कैसे वर्ण हैं? समान। तो फिर ये जो आ है ये किस में आएगा? मूल संधि स्वर में। अगर दोनों वर्ण असमान हैं, यानी कि दो असमान वर्णों के मेल से कोई संधि स्वर बना है तो वह कहलाएगा संयुक्त संधि स्वर। कंप्लीट। देखते हैं तो मूल संधि स्वर में कौन सा आया? आ। क्यों आया? क्योंकि आ किससे बना है? अपधन अ से बना है। इसी प्रकार अगला वर्ण कौन सा आया? ई। क्यों आया? क्योंकि ई भी किससे बना है? ई धन ई से। और अगला वर्ण कौन सा आया? उ। और उ किससे बना है? उ धन उ से। समान वर्णों से बना है। आगे देखिए तो क्या ये ए जो है वह ए वर्ण मूल संधि में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये किससे बना है? अ धन ई से। और दोनों वर्ण कैसे हैं? असमान। अब असमान है तो किस में आएगा? यानी कि संयुक्त संधि में। तो ए आई ओ और औ ये किस में आएंगे? संयुक्त संधि में। यानी कि संधि स्वरों के भी दो भेद हमने यहां पर देख लिए। पहला मूल संधि स्वर, दूसरा संयुक्त संधि स्वर। कंप्लीट है। यहां पर हम देख चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने आज दो भेदों के बारे में पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ा हमने रचना और बनावट के आधार पर। थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लें फटाफट जल्दी से। पहले हमने सबसे पहले जो बात करी थी वो करी थी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में हमने देखा कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही क्या है? वर्णमाला है। फिर हमने वर्ण की परिभाषा देखी। फिर वर्ण की परिभाषा के बाद में हमने यहां पर वर्णों के प्रकार के बारे में देखा कि वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला स्वर, दूसरा कौन सा है? व्यंजन। स्वरों में हमने क्या देखा कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु में क्या नहीं होता? अवरोध नहीं होता या रुकावट नहीं होती, उन्हें ही क्या कहेंगे? स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी बताई? 11 बताई। कुछ विद्वान जो है वो क्या नहीं करते? री को स्वर नहीं मानते। इसलिए जो री वर्ण है उसकी क्या मानी गई है? मात्रा मानी गई है। तो मात्रा के आधार पर यहां देख लेना इसे, जैसे कुछ विद्वान री वर्ण को स्वर नहीं मानते। इसे दोबारा लिख दें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है।
हाँ, यहाँ देख लेते हैं नोट में, ये जो कंप्लीट था ये थोड़ा छूट गया था, ये जो डिलीट हुआ है वहां पर देख लेते हैं। जो कुछ विद्वान रिवर्ण को स्वर नहीं मानते, क्योंकि रिवर्ण के उच्चारण में वायु में अवरोध होता है। फिर आगे यहीं से, किंतु रिवर्ण को स्वर मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि रिवर्ण की मात्रा होती है और मात्रा जो है वो सदैव स्वरों की होती है। आगे हमने देखा था रि के बारे में, जब मात्रा हो गई तो यहां पर हमने देखा जो अवर्ण है, यहां पर मात्राओं के ज्ञान की हम बात करें तो मात्रा किसे कहते हैं? हमने देखा कि जो वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। और मात्रा किसकी होती है? स्वरों की, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। फिर हमने यहाँ सबकी मात्रा देखी, लेकिन मात्राओं में ये बात ध्यान रखना, जो अवर्ण है इसकी कोई मात्रा नहीं होती और इसी वजह से मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हमने 10 स्वर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। तो 10 स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि 10 स्वर तो मात्रा के आधार पर और सामान्यतः जो स्वर है वो 11 है। फिर स्वरों के वर्गीकरण की हमने बात करी, तो इसमें पहला प्रकार हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। इसमें कौन सा आया? मूल स्वर। दूसरा कौन सा? संधि स्वर, यानी जिनका विभाजन नहीं हो सकता, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते वह है मूल स्वर, और जिनके हम टुकड़े कर देते हैं वो क्या है? संधि स्वर। फिर हमने इसके बाद में आगे देखा रचना और बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर वही दो भेद, मूल स्वर और संधि स्वर। लेकिन यहाँ क्या विशेष था? ये जो संधि स्वर है इसके भी दो भेद हैं, एक मूल संधि, दूसरा संयुक्त संधि। मूल संधि में कौन से वर्ण आएंगे? जिनके टुकड़े समान होते हैं, और जिनके टुकड़े असमान होंगे वो क्या होंगे? संयुक्त संधि स्वर। आज हमने हिंदी की कक्षा में वर्णों के प्रकार के अंतर्गत स्वरों में पढ़ा है, और स्वरों के अंतर्गत भी हमने स्वरों का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया है। एक तो हमने पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पर, और एक हमने पढ़ा है रचना एवं बनावट के आधार पर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।